नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत तक हमने वृषभ लगन में बात की, उसकी चर्चा की, उसका अध्ययन किया। अब आप इन अध्ययनों को, इन विश्लेषणों को समझ पा रहे होंगे। यदि आपने हमारी 100 तक वीडियो देखनी है, 1 से लेकर के 100 वीडियो आपने देख ली है और उसका मनन कर लिया है, तो आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे और इसका लाभ उठा रहे हो। मेरा प्रयास यही है कि आप इसका लाभ उठाएं अपने जीवन में और ज्योतिष के ज्ञान को समझें कि ज्योतिष क्या चीज है। आज नया विषय लेकर के फिर आए हम। आज बात रहेगी हमारी मिथुन लगन की, और मिथुन लगन में सूर्य से लेकर के शनि तक की बात चलेगी। अध्याय 171 में 171 में मिथुन लगन की कुंडली में जिस जातक के लगन में 3 नंबर राशि मिथुन बैठी हो, उसमें सूर्य आकर के बैठ जाए तो वो क्या प्रभाव देगा। बहुत आसान तरीके से समझते हैं, कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हमने बताया कि ग्रह कब रिजल्ट देता है, जब उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो वो अपना रिजल्ट देता है। गोचर में भी जब वो आ जाता है उन्हीं स्थानों पर तो भी रिजल्ट देता है। लगन के अनुसार वह ग्रह शुभ है या अशुभ है, ये हम आपको बेसिक में बता चुके हैं। फिर भी हमने आपकी याददाश्त के लिए, आपको बात समझ में आए मेरी, इसलिए मैंने वो चीजें यहां लिख दी हैं। तो मिथुन लगन की कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं, कौन से मारक होते हैं, कौन से सम होते हैं, ये हम फिर स्पष्टता से कह देते हैं। ये पारस्परिक सिद्धांत पर ये चर्चा चल रही है और मैं इसको पहले भी लगनों के अनुसार बता चुका हूं। तो मिथुन लगन में सबसे पहले लग्नेश सदैव शुभ फल देता है, तो लग्नेश सदैव शुभ हो गया। तो यहाँ का लग्नेश कौन हुआ? मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध हुआ। तो बुध कैसा हो गया? हमने लिख दिया शुभ की कैटेगरी में। दूसरा, त्रिकोण के स्वामी शुभ फल देते हैं, शुभ होते हैं, अर्थात कि त्रिकोण कौन हुआ? पंचम भाव हुआ। यहाँ का स्वामी कौन हुआ? यहाँ का स्वामी शुक्र हुआ, तुला राशि है। यहाँ बेशक इसकी दूसरी राशि कहाँ है? दूसरे भाव में। दूसरे भाव की 12वें भाव में, दूसरे भाव के और 12वें भाव के बारे में हम आचार्य के नियम से बता चुके हैं कि उसकी दूसरी राशि यहाँ होती है, उसके अनुसार फल देता है। तो हम यहाँ न मान करके क्या कहेंगे? त्रिकोण का स्वामी फल देता, तो शुक्र भी कैसा हो गया? शुभ फल देने वाला हो गया मिथुन लगन की कुंडली में। शनि त्रिकोण का भाग्य स्थान का स्वामी है, इसलिए शनि भी शुभ फल देने वाला शुभ ग्रह हो गया। जबकि शनि कैसा ग्रह है? क्रूर ग्रह है, लेकिन लगन के अनुसार वह शुभ फल देगा। एक बात। दूसरी बात, अब देखते हैं अशुभ फल कौन कौन से देंगे। तो 3, 6 और 11वें भाव जो ये अशुभ माने गए, इनके स्वामी अशुभ माने गए। यदि शुभ ग्रह है तो शुभ फल देगा, अशुभ है तो अशुभ फल देगा। ये और विद्वानों के साथ पारसरी में जोड़ा गया है। अब यहां पर चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी है, इसलिए इसको सम मान लिया गया है। इसको मारक भाव नहीं, इसको मारक भाव है, लेकिन इसको मारक, सूर्य को और चंद्र को मार के इसका होने का दोष नहीं लगता। अष्टम भाव के भी स्वामी होने का उन दोनों को दोष नहीं लगता। अब ये बातें आपको समझने की है कि सूर्य एक राजा है और चंद्रमा एक रानी है, तो ये श्रेष्ठ ग्रह हैं। पूरी कोई भी लगन की कुंडली हो तो सूर्य की स्थिति को देखना, चंद्रमा की स्थिति को देखना बहुत जरूरी होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, माता का कारक होता है, सूर्य आत्मबल का कारक होता है, उसके पराक्रम का, उसके जो मान सम्मान प्रतिष्ठा उसका कारक होता है, वैभव का कारक उसके लिए होता है। इसलिए सूर्य को, चंद्रमा को देखना बहुत आवश्यक होता है। फिर उसके बाद में सभी ग्रहों की चर्चा होती है। यदि इन दोनों की स्थिति खराब हो गई, मतलब सूर्य खराब है तो आत्मबल ही नहीं है, तो फिर उसकी
कहाँ से उसका शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। उसका मन सही नहीं है अपनी जगह पर, वही डिस्टर्ब है, तो फिर उसके लिए और चीजें कहाँ काम है। इसलिए चंद्रमा को और सूर्य को देखना बहुत जरूरी होता है। आज चर्चा हमारी मिथुन लग्न में सूर्य की होगी। और मार्ग की बात करें तो मार्ग इसमें गुरु है, गुरु के 7वें भाव का स्वामी है। वैसे भी इस कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु केंद्राधिपति दोष से दूषित माना जाता है, लेकिन गुरु गुरु ही है, फिर भी वो इतना बुरा रिजल्ट नहीं देता। मिथुन और कन्या लग्न की अर्थात बुध की लग्न में गुरु केंद्राधिपति से दूषित होता है और गुरु की लग्न में बुध केंद्राधिपति दोष से दूषित हो जाता है। बहुत अच्छा नियम और सटीक नियम है, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं होती। बुध या तो यहाँ पे बुध की राशि बैठी हो, चाहे मिथुन हो चाहे कन्या हो, तो गुरु जो यहाँ केंद्राधिपति दोष से दूषित हो जाता है। यदि गुरु की दोनों राशियों में से कोई हो, या धनु राशि हो या मीन राशि हो, तो बुध को फिर केंद्राधिपति दोष लग जाता है। बहुत आसान तरीके से हम बता चुके हैं, आप इनको ध्यान में रखिए। चलिए अब चलते हैं अपने विषय पर। सूर्य यदि लग्न में बैठा हुआ है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य किस किस चीज का कारक है। आत्मा का कारक है, पराक्रम का कारक है, हिम्मत का कारक है, और उसके जो उसके अंदर नियंत्रण करने की क्षमता जो होती है वो उसका कारक है। हड्डियों का कारक है, पिता का कारक है। रोग की बात करें तो हृदय का कारक है। और यदि हम बात करें तो ये मेडिसिन का भी कारक है। डॉक्टरी लाइन में जाता है तो पहले इसको देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है, आप अध्ययन कीजिए। और कहां का स्वामी है वो? तीसरे भाव का, पराक्रम भाव का स्वामी है। हमने बताया कि ग्रह के रिजल्ट को देखने के लिए एक बात कौन सी देखनी चाहिए। नंबर 1, ग्रह जो है नैसर्गिक रूप से शुभ है या अशुभ। नैसर्गिक शुभ कैसा है उसका स्वभाव, शुभ या अशुभ। तो यहां कैसा है सूर्य? अशुभ है, क्रूर ग्रह। दूसरा क्या देखना पड़ता है? लगन के अनुसार कैसा है। लगन के अनुसार वो तीसरे भाव का स्वामी है, क्रूर ग्रह, इसलिए लगनानुसार कैसा हो गया? अशुभ हो गया। बहुत सटीकता की बातें बता रहा हूं। यदि आपने इन बातों को समझ लिया तो बहुत आसानी से रिजल्ट पर पहुंच जाओगे, आप फलित बहुत अच्छा कर पाओगे। लगन के अनुसार कैसा हो गया? लगन के अनुसार तीसरे भाव का स्वामी, 3, 6 और 11वें भाव के जो स्वामी होते हैं वो अशुभ फल देते हैं। और उसमें भी क्या बात है, शुभ है तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ। तो सूर्य तो वैसे भी अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो कैसा हो गया? अशुभ। तीसरी बात और हम क्या देखते हैं कि वो मित्र के घर में बैठा है या वह शत्रु के घर में बैठा है। ये बात भी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि वो हमने पहले भी आपको बेसिक में बता चुके हैं कि बलवान कब होता है। वह स्व राशि का हो, मित्र राशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोण राशियों का हो, तो ये तो चीज देखनी पड़ेगी, इसमें भ्रमित होने की बात ही नहीं है। तो हमें अब ये चीज, यदि तीनों चीजें ये देख ली तो हम उसके फल को आसानी से कह सकते हैं। तो सूर्य कैसा है? नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है। लगनानुसार वो मित्र, लगनानुसार कैसा है? वो अशुभ ग्रह है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी है और वह मित्र के घर में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है। उन चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा, तब हम उसके अशुभ और शुभ को बात करेंगे। लेकिन जब 2 जगह का ये स्वामी अशुभ हो गया तो ये ज्यादातर क्या करेगा? अशुभता ही देगा। कहीं मित्र के घर में बैठ जाता है तो वहां जाकर के उसकी जो अशुभता है कुछ कम हो जाएगी। एक बात और कही गई है कि नैसर्गिक रूप से जो अशुभ ग्रह होते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित जो जीव होता है, वहां का जो प्राणी होता है, उसके लिए वो हानि करते हैं। सूर्य एक अलगाववादी ग्रह है, तो यदि लगन में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में बैठा हुआ है, मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध इसको मित्र मानता है और यह बुध को सम मानता है, मित्र नहीं मानता। ना उसको दोस्त मानता और ना अपना वो मित्र मानता, उसको ना उसको शत्रु मानता। तो कैसा मानता है? उसको न्यूट्रल मानता है, सम मानता है। लेकिन बुध इसके लिए मित्र मानता है। तो मित्र
मित्र इसके लिए नुकसान नहीं देगा। तो यहां क्या कहेंगे हम, पराक्रम के आधार पर, क्यों पराक्रम का स्वामी है, वो मान सम्मान प्रतिष्ठा तो प्राप्त करेगा, ऐश्वर्य तो प्राप्त करेगा, सरकारी नौकरी का भी कारक है, सरकारी नौकरी में जा सकता है वो यदि पराक्रम करे, परिश्रम करे। तो यहां से उसके लिए बैठ करके कारक भी कहा गया इसको, तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा तो प्राप्त करेगा। लेकिन यदि हम भाई बहनों की बात करें तो उनके साथ भी इसका तालमेल ठीक ही रहेगा। इन दोनों चीजों को यहां से मान के चलेंगे। यदि हम बात करें तो ये काल पुरुष की राशि में उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये पंचम भाव का स्वामी होता तो संतान के लिए ये ठीक रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसकी सातवीं दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि कहां पड़ेगी, पत्नी भाव पर पड़ेगी। अलगाववादी ग्रह है तो पत्नी के साथ कोई अच्छे तालमेल इनके नहीं रहेंगे, ये हमको समझना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं कि यदि सूर्य सेकंड भाव में बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, द्वितीय भाव में बैठा हो, वाणी का भाव में बैठा हो, परिवार के घर में बैठा हो, तो वह अपनी वाणी को दूषित जरूर करेगा, क्रोधित वाणी रहेगी उसकी, एग्रेसिव रहेगा, क्रोधित रहेगा। लेकिन पराक्रम के आधार पर वो धन तो कमाएगा, परिवार को लेके चलेगा, लेकिन प्रभाव अपना रखेगा, मेरे ही अंडर काम करोगे, ये इसका स्वभाव है। नेतृत्व करने वाला ग्रह है। वाणी दूषित हो जाएगी इसकी, जब वाणी दूषित होगी तो कहीं ना कहीं घर में परेशानी रहेगी। अपने घर से ये दूसरे भाव में, 12वें भाव में बैठा हुआ है तो कहीं इसके पराक्रम में कमी आएगी, भाई बहनों के साथ संबंधों में कमी आएगी। यहां से अष्टम भाव को देखेगा, अष्टम भाव है विवेक का ज्ञान, विवेक गूढ़ता का, किसी चीज का रिसर्च करने का, तो उसमें भी कहीं कमी आएगी। यहां से ससुराल पक्ष भी कहते हैं, यदि पत्रिका पुरुष जातक की है तो ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। यदि यही सूर्य आपकी तीसरे भाव में बैठ जाए तो तीसरा भाव पराक्रम का है, हिम्मत का है, शौक मौज का है, यात्राओं का है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, अच्छे शौक मौज करने वाला होता है, अपने घर को कोई खराब नहीं करता, तो यहां बैठ करके सब तरह के फल देगा जो तीसरे भाव के फल है। यात्राएं करेगा, अपने भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके चलेगा, भाई बहन इसके लिए फायदेमंद होंगे, लाभदायक होंगे, संतान भी इसकी, क्योंकि काल पुरुष की राशि का वो पंचम भाव का स्वामी। अब बताने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। काल पुरुष की राशि मेष लग्न की जो राशि होती है वो काल पुरुष की राशि होती है, तो 5वीं राशि यहां से होती है, तो संतान के लिए भी वो अच्छा रहेगा। यहां से वह भाग्य स्थान को देखेगा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, यहां से भाग्य स्थान में देखेगा तो भाग्य भी पराक्रम के आधार से भाग्य को बढ़ा सकेगा वो, लेकिन अपनी मजबूती के साथ वह हर चीज पर अपना धार्मिक प्रवृत्ति के ऊपर भी यदि किसी तरह से वो किसी संस्था का, धार्मिक संस्था का या किसी का वो कुछ बना दिया जाए तो वो अपने ही प्रभाव को रखेगा, दूसरों के प्रभाव को सामने नहीं माना जाए, क्योंकि तमोगुणी ग्रह है। भाग्य को बढ़ाएगा तो वो अपने पराक्रम से आगे बढ़ा सकता है, कोई परेशानी वाली बात ऐसी नहीं आएगी। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो तो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ सूर्य यहां पर भी वो बुद्ध के घर में बैठा है, तो बुद्ध तो उसको अपना मित्र मानता है, ये सब मानता है, तो समता में तो ना बुराई होती ना अच्छाई होती, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ बैठ करके इसके लिए भूमि, भवन, वाहन सब प्राप्त हो जाएंगे। पराक्रम के आधार पर अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से और अपने गुण से वह भूमि, भवन, वाहन को तो प्राप्त करें, लेकिन कमी उसमें भी रहेगी। माता के स्वास्थ्य के लिए, मैंने कहा ना, जीव के लिए या प्राणी के लिए हानि देता क्रूर ग्रह, तो यहाँ का कौन है, यहाँ माता का घर है ये, तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। यहां से 10वें भाव को देखेगा, 10वें भाव में कर्म को देखते हैं, कर्म क्षेत्र को देखते हैं,
जहां वो जॉब करेगा, जहां वो नौकरी करेगा, तो राजसी ग्रह ये सरकारी खजाने का मालिक बनाता है। तो यहाँ पर भी बैठ करके वो अपना ही अधिकार जमाएगा। अच्छा अधिकारी बन तो सकता है, लेकिन अपने जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके साथ में तालमेल इसकी नहीं रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में भी कमी रहेगी, पिता के साथ भी तालमेल में कमी रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य पंचम भाव में बैठा हो तो यह तुला राशि में यहाँ नीच का हो जाता है, लेकिन काल पुरुष के हिसाब से देखें तो त्रिकोण का स्वामी स्वयं होता है। तो यहाँ बैठ करके नीचता के भाव बात करें, हम शत्रु के भाव की बात करें कि वो शत्रु के घर में बैठा हुआ शुक्र को शत्रु ही मानता है वो कुछ, और शुक्र भी उसके लिए शत्रु मानता है। तो यहाँ बैठ करके कहीं संतान के लिए हानि करेगा ही करेगा, गर्भपात करा सकता है उसको। लेकिन वो पंचम का स्वामी काल पुरुष की राशि के होने के बाद वो यहां से फिर आगे संतानें तो देगा, लेकिन गर्भपात भी ये अवश्य कराएगा। यहां से बैठ करके 11वें भाव को देखेगा। 11वां भाव लाभ का होता है, और लाभ जीवन में उसके लिए अप डाउन होता रहेगा, नीचा ऊंचा चलता रहेगा, क्योंकि निरंतर आय की जो फोकस है वो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आती रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य छठे भाव में बैठा हो तो छठा भाव होता है कलेश का, होता है पराक्रम का, रोग ऋण शत्रुओं का होता है, क्लेश का होता है। तो यहां बैठ करके कंपटीशन का होता है। तो यहां क्योंकि 10वें से 10वां 9th पड़ जाता है, तो यहां से उसका कर्म क्षेत्र के आधार पर भी भाग्योदय हो सकता है। यहाँ से प्रयास मेहनत करे, पराक्रम करे तो ये कंपटीशन आराम से पार कर सकता है। यहाँ बैठ करके शत्रुअंता योग बनाता है, शत्रु का नाश करेगा, रोग का नाश करेगा, ऋण का नाश करेगा, कलेश का नाश करेगा। यदि इसकी बुद्धि खराब हो जाती है तो इनको प्राप्त कर पाएगा, लेकिन इन चीजों का नाश करेगा। कोई परेशानी वाली बात, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा इसका, कोई शत्रु इसका नहीं होगा, कर्जा जीवन में इसके लिए नहीं मिल पाएगा, न कर्जा ये लेगा किसी से, और कंपटीशन को आसानी से पार कर जाएगा। यहाँ से 12वें भाव को देखेगा तो विदेश में जाकर के भी वो धन कमा सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यदि हम देखें कि आपकी पत्रिका में यदि सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ, मित्र राशि में बैठा, गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ बैठ करके भी वो अपने पराक्रम को बली रखेगा, अच्छा रखेगा। गुरु की यदि इसके साथ संबंध बन जाता है तो इस भाव को बना करके रखेगा नहीं, पत्नी के साथ तालमेल में कमी रहेगी, क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह, अलगाववादी ग्रह कहा गया है। इस पर शनि का और यदि राहु का कहीं प्रभाव आ गया तो यहाँ तलाक होने की पूरी संभावना हो जाती है। मंगल का भी प्रभाव आ जाए, शनि का प्रभाव आ जाए, राहु का प्रभाव आ जाए तो अवश्य तलाक की संभावना हो जाती है। मित्रों, यदि हम पार्टनरशिप की बात करें तो यदि ये 10वें से 10वां तो पार्टनरशिप व्यवसाय में भी ये कोई तालमेल इसका नहीं रहेगा, पार्टनरशिप इसकी अच्छी नहीं चलेगी किसी ने, क्योंकि ये अपना प्रभाव दिखाने वाला होगा, अपना प्रभुत्व दिखाने वाला होगा। तो दूसरा आदमी, दूसरा व्यक्ति इसका पार्टनरशिप में इसके साथ है, वो उसको सहन नहीं कर पाएगा और वो पार्टनरशिप टूट जाएगी। मित्रों, यहाँ से लगन भाव को देखेगा तो पराक्रमी हिम्मती वाली बात करें हम तो, और उसके शौर्य की बात करें, उसके सम्मान की बात करें, उसके प्रभाव की बात करें, उसके नेतृत्व की बात करें, तो वो सब उसके लिए प्राप्त होंगे। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अष्टम भाव में बैठा हो तो ये स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी करेगा, उसके स्वास्थ्य में कमी रहेगी, आयु में भी कमी करेगा, और जो आध्यात्म की जो गुण ज्ञान है उनमें भी ये कमी करेगा। ससुराल पक्ष से भी उस व्यक्ति की अच्छी नहीं बनेगी। यदि स्त्री की कुंडली में ये यहाँ पर माने तो उसके सौभाग्य की बात करते हैं तो पति के आयु के लिए भी वो हानिकारक रहेगा। यहाँ से वह परिवार भाव को देखेगा, धन को देखेगा तो उसमें भी कमी रहेगी, वाणी इसकी अच्छी नहीं रहेगी और परिवार के साथ भी तालमेल अच्छे नहीं रहेंगे। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में और बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य
आप अपनी जन्म पत्रिका को अवश्य देखिए और आप देखें कि आपके साथ वो चीजें घटित हो रही हैं कि नहीं हो रही, आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। भाग्य भाग में बैठ करके पराक्रम का स्वामी सूर्य अपने भाग्य को बढ़ाएगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। किसी धर्म स्थान का वह मठाधीश हो सकता है, किसी धार्मिक जो संस्था है उनमें वह अग्रणीय हो सकता है, उसमें कोई अच्छा पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी उसको माना जा सकता है। लेकिन वह अपने कहीं उस पराक्रम के आधार पर उन लोगों के साथ में भी तालमेल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, हो जाती है इसकी, क्योंकि इसका अंदर जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं इसको बिगाड़ देती है। लोगों के साथ तालमेल में कहीं कमी रह जाती है। लोग सम्मान तो करते हैं लेकिन बाद में ये कहते हैं कि अपनी बात से रखता है, दूसरे की बात को सुनने वाला ही है। यहां से देखेगा अपने पराक्रम, अपने घर को देगा, भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छे रहेंगे, पराक्रम अच्छा रहेगा, शौक मौज बढ़िया रहेगी। यदि वो मेडिकल की लाइन में जाना चाहता है तो आराम से जा सकता है। वह किसी खेल खिलाड़ी में जाना चाहता है, वो शौक मौज जो करना चाहता है, खिलाड़ी बन सकता है कि कोई और उससे संबंधित जो चीजें हैं सूर्य से संबंधित, उनका वह अच्छा लाभ उठा सकता है। आपकी जन्म पत्रिका में यदि सूर्य 10वें भाव में बैठा हो तो 10वें भाव में वो दिग्बली होता है, 10वें भाव का वो कारक माना गया है। तो यहां बैठ करके सूर्य अपने पराक्रम के माध्यम से खूब धन कमाएगा, खूब काम करेगा और खूब प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, मान सम्मान प्राप्त करेगा। संतान भी उसकी बढ़िया हो सकती है, संतान भी उसकी पढ़ी लिखी हो सकती है, संतान का लाभ उसको प्राप्त हो सकता है। ये हम यहाँ बैठे हुए से कहें, लेकिन पिता के साथ तालमेल में कहीं न कहीं कमी अवश्य रहेगी। पिता के साथ तालमेल नहीं रहेगा। अपने जो छोटे अधिकारी हैं, जो अपने छोटे कर्मचारी हैं, अपने नीचे काम करने वाले, उनके साथ में उसका तालमेल नहीं रहेगा। यहाँ बैठ करके उच्चाधिकारी बन सकता है और वो अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस तरह से हम पत्रिका में देख करके बता सकते हैं कि आपको इस तरह की शिक्षा लेनी चाहिए, आपको इस तरह का ज्ञान लेना चाहिए, आपको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, आपको मेडिसिन का डॉक्टर बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से बता सकते हैं। आपको हड्डियों का डॉक्टर बनना चाहिए, ये हम कह सकते हैं उसके लिए, क्योंकि गुरु की राशि में बैठा हुआ, मित्र की राशि में बैठा हुआ लाभ देगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में यह सूर्य एकादश भाव में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो, लाभ के घर में बैठा हो, पराक्रम का स्वामी 1, 3, 6 और 11वें भाव का स्वामी यदि इन्हीं भाव में बैठ जाए तो वो अच्छा फल देता है। और यहाँ पर वो अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। उच्च राशि का अर्थ ये हो गया कि ये जहां तक बहुत अच्छा IAS PCS की हम बात करते हैं, जो IAS वगैरह बनते हैं, उच्चाधिकारी बनते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आप उच्च पद की प्राप्ति के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए, आप आसानी से बन सकते हैं। और यहां से बैठ करके वह संतान भाव को देखेगा तो गर्भपात की बात हम कर चुके हैं कि सूर्य अलगाववादी है तो एक गर्भपात करा सकता है, लेकिन संतान के साथ बाद में जो संतानें होंगी उसकी, तो वो संतानें उसके साथ अटैचमेंट में रहेगी, विद्वान संतान होगी, उसकी पढ़ी लिखी संतान होगी और यह व्यक्ति भी आगे तरक्की और लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य 12वें भाव में बैठा हो तो विदेश में जाकर के वह अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से और उसके माध्यम से वहां जाकर के धन कमा सकता है। ऐसे जातक को विदेश में जाकर के अच्छा धन प्राप्त होगा, अच्छा नाम प्राप्त होगा और वहां अच्छा नेतृत्व कर पाएगा। यहां से वह 6ठे भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से, तो अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला होगा, रोग का नाश करने वाला होगा और अपने कर्जे का भी नाश, ऋण का भी नाश करने वाला होगा। अर्थात रोग, ऋण और कर्ज से यह हमेशा मुक्त रहेगा। मित्रों, इस प्रकार से हमने बहुत आसान तरीके से आपको सूर्य के बारे में बताया और मैं समझता हूं कि इस चर्चा को आप समझ पाए होंगे और आपको ये अब लाभप्रद बन रही होंगी मेरी चर्चाएं, तो आप इसका लाभ उठाइए। यह सूर्य कब फल देगा? जब इसकी महादशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी और इसकी प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तब ये अच्छा फल प्राप्त करता है। इस तरह का
यदि मित्रों हमारी चर्चा अच्छी लगी, हमारा जो ज्ञान अच्छा लग रहा है आपको, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, निस्वार्थ पढ़ा रहा हूँ, कोई आपसे फीस नहीं ले रहा, तो इसको आप इतना तो आपका भी फर्ज बनता है कि इसको लाइक कीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा है तो, और इसको शेयर भी अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें, और इसको बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि मेरी अपलोड होते के साथ वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मित्रों आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।